गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम बसंत कुमार है और मेरे सहयोगी के द्वारा पॉलिटिकल साइंस का क्लास बिल्कुल खत्म हो चुका है आप लोग की तैयारी के लिए, लेकिन अब हम लोग इसका रिवीजन क्लास लाए हैं सामने और मैं यहाँ पे 5 चैप्टर का ऐसा रिवीजन करूंगा कि बस 1 घंटे के वीडियो में आप लोग 5 चैप्टर पढ़ सकते हैं और उसमें आपका कुछ ऑब्जेक्टिव तो होगा ही, 1 लाइनर वाला क्वेश्चन एमसीक्यू जिसको कहते हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 5-5 नंबर का आता है उसमें भी आपका बहुत ही ज्यादा मदद करेगा और बस 1 घंटे के वीडियो में 5 चैप्टर आप लोगों को मिलने वाला है। तो सबसे शुरू करते हैं बच्चों, ये राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इसमें 5 चैप्टर कौन कौन सा होगा। तो पहला है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, नियोजित विकास की राजनीति, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, उसके बाद जन आंदोलन का उदय और भारतीय राजनीति नए बदलाव। और इसमें एक इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता हूं कि क्या क्या है, क्या क्या चीज किस में है। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां में ये है कि भारत जब आजाद हुआ तो जब भी कोई देश आजाद होता है तो उसके सामने सबसे बहुत ज्यादा चुनौतियां होती है और सबसे पहली चुनौती ये होता है कि हम अपने राष्ट्र को कैसे एक राष्ट्र बनाएं, एक देश कैसे एक संपूर्ण देश बनाएं, संपूर्ण राष्ट्र। तो यही है राष्ट्र निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियां आई थी, ये सब चुनौतियां यहां पर बताया जाएगा। नियोजित विकास मतलब इसके जस्ट बाद नियोजित विकास इसलिए है कि जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेज तो छोड़कर चले गए, बहुत सारा लूट के गए, लूट खसोट के हम लोग को गरीब बना दिया, सोने की चिड़िया को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो इसमें जब भारत आजाद हुआ तो लोग, हमारे नेतागण ये सोचे कि भारत को अब कैसे, भारत का कैसे चहुमुखी विकास किया जाए। उस विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं लाए, प्लान लाए, पंचवर्षीय योजना टाइप का। तो ये हुआ नियोजित विकास, प्लान करके विकास लाए, यही है। अगला है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कौन कौन सा संकट आया। ये संविधान तो बन गया था, उसके बाद लागू हुआ, उसके बाद कौन कौन सा संकट आया है भारतीय राजनीति में। बीजेपी का शासन कब आया, कांग्रेस का कब तक था, कौन तानाशाह बन गया, कब सैनिक शासन लागू हो गया, कब आपातकाल लागू हो गया। तो ये सब संकट जो है इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद जन आंदोलन का उदय, जन आंदोलन का उदय तो आप लोग के क्लास 10 में भी था। जन आंदोलन का उदय में चिपकू आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन और तारी विरोधी आंदोलन, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद भारतीय राजनीति में नए बदलाव में ये पढ़ेंगे हम लोग कि अब जो है भारतीय राजनीति में नए बदलाव 47 से लेके अभी तक 2021 तक में क्या क्या बदलाव आया है, कौन कौन सी सरकारें आई और कौन कौन सी सरकारें जो है इसमें लोक कल्याणकारी राज्य की ओर ज्यादा उन्मुख हुआ, कौन नीति निश्चित तत्वों को ध्यान में रखा, कौन मौलिक अधिकार को, कौन मौलिक कर्तव्य को। तो ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में देखें सबसे पहले कि 14-15 अगस्त के मध्यरात्रि को आजादी के अवसर पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था, उस भाषण का नाम भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट था, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। और आजादी जब हुई तो 2 बात से तो सब लोग सहमत थे। एक ये कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को तो गले लगाना ही लगाना है, न तो राजतंत्र चाहिए, न अधिनायक तंत्र चाहिए और न ही कोई स्विट्जरलैंड जैसा कैंटन वाला जो कि एकदम प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक देश। तो क्या चाहिए, लोकतंत्र चाहिए जो जनता का हो, जनता के लिए हो, जनता के लिए शासन, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन हो, और सरकार सबके भले के लिए, लोक कल्याणकारी सरकार की स्थापना करना। इस 2 बात पर सबकी सहमति थी। दूसरा, एक और बात जान लीजिए कि 1947 का जो साल था वो बहुत ही त्रासदी भरा था, बहुत ही ज्यादा उसमें अराजकता की स्थिति फैली हुई थी, लाखों लोग चले गए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार 80 लाख लोग 1947 में भारत छोड़कर चले गए, घर से बेघर हो गए थे। आपको पता है कि बंटवारा जब हो गया, पाकिस्तान और भारत जब बट गया था, तो पाकिस्तान के लोग भारत आए और भारत के बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए। तो भारत के जब लोग पाकिस्तान गए तो यहां से जो लोग गए वहां तो उसका बना बनाया घर था नहीं, वहां शरणार्थी की समस्या पैदा हो गई, कहां रहते, बहुत दिनों के बाद सरकार का उसके बाद योजना बना, उसके बाद घर दिया गया। इसी तरह से धीरे धीरे सिस्टमैटिक ढंग से ये सॉल्यूशन किया गया इन सबका। राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां क्या क्या है। राष्ट्र निर्माण में 3 चुनौतियां हैं। एकता के सूत्र में सबसे पहले देश को बांधना, कैसे पूरा देश एक होगा। लोकतंत्र स्थापित करना, लोकतंत्र, पूरे भारत में लोकतंत्रात्मक शासन को जब गले लगाया जाए तो कैसे हर राज्य, हर जगह, हर संस्था में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो। यानी कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अगर हर जगह हो गया तो भारत एक गणतंत्र देश भी हो जाएगा, क्योंकि गणतंत्र का मतलब ही होता है
कि जहां पर राष्ट्राध्यक्ष या राज्याध्यक्ष पूरा का पूरा निर्वाचित हो, यानी कि वंशानुगत ना हो, तो ये भारत में पूरे ढंग से लागू है। भारत लोकतंत्र भी है, गणतंत्र भी है। लेकिन जैसे ब्रिटेन है, लीजिए ब्रिटेन क्या है, लोकतंत्र, गणतंत्र वो नहीं है, लोकतंत्र है, क्योंकि वहां पे महारानी का है शासन। तो एक ऐसा पद है वहां जो वंशानुगत है, इस कारण से वो गणतंत्र देश नहीं बन सका। लेकिन भारत में ऐसा कोई पद कहीं भी नहीं है जो वंशानुगत हो। हर जगह जो है उसका जो अध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष या राज्याध्यक्ष, वो निर्वाचित ही होता है। अब पूरे समाज का भला करना था, लोकतंत्र को स्थापित करना था, एकता के सूत्र में बांधना था, ये राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां थी। अगला देखते हैं, दो राष्ट्र का सिद्धांत आया। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां जब हुई तो उससे पहले ही दो राष्ट्र का सिद्धांत आ गया था। मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में हो गया था। उसके बाद इंडिया को दो देशों में बांट दिया गया था। मुसलमान के अलग देश बनाया गया था कांग्रेस ने, लेकिन इसका विरोध कांग्रेस ने किया था। और इसका सबसे ज्यादा जो पहल कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ही दो राष्ट्र का मांग उठा था। और विभाजन में सबसे ज्यादा समस्या क्या आया कि पूरे देश को मुस्लिम पूरे देश में थे, और पूरे देश को कैसे कैसे बांटा जाए, जहां जहां मुस्लिम है वहां कैसे कैसे बांट दिया जाए देश को, ये तो बहुत मुश्किल है। तो दो इलाका था मुस्लिम का, एक था पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। दो इलाका था, कैसे देश को बंटवारा किया जाए, ये था। और दोनों इलाके को मिलाकर जोड़ना मुश्किल था। एक था वेस्ट बंगाल के पास, एक था जम्मू कश्मीर के पास। दोनों को कैसे जोड़ते आपस में? सभी मुस्लिम पाकिस्तान जाने को तैयार भी नहीं थे। उसके बाद पंजाब और बंगाल में कुछ इलाके मुस्लिम राज्य के थे। पंजाब और बंगाल में कुछ इलाकों में मुस्लिम ज्यादा था। फिर वह जिले के आधार पर बंटवारा किया गया। अल्पसंख्यकों की एक समस्या थी कि मुस्लिम अल्पसंख्यक भी थे, और यह समस्या और बड़ी समस्या थी कि जब खाली करने का आदेश दे दिया गया तो कहा जाता था कि जल्दी से जल्दी देश को खाली करो, जो जिसको उधर जाना है उधर जाओ, इसको इधर जाना है। मतलब कहा गया कि आप लोग का एक दिन का समय या एक दिन या 2 दिन का समय मिलता है कि आप लोग जितना जल्दी हो सके अपना घर बार छोड़ के जाइए। और घर बार छोड़ना इतना आसान है? घर में कौन सा सामान, एक पोटरी थोड़ी है कि पोटरी उठा के चल दिए। बहुत बड़ा घर बनता है, घर में कितना सामान होता है, सबको ले कैसे जाएंगे, साधन परिवहन की सुविधा नहीं थी। तो बहुत सारी समस्याएं आई। देश को दो टुकड़े में जब बांटा गया तो उसमें बहुत सारा समस्या आया था। और विभाजन का परिणाम क्या हुआ? विभाजन जब होने लगा तो सांप्रदायिक हिंसा होने लगी। अचानक जो एक जगह से दूसरे जगह गए उसके कारण शरणार्थी बन के शिविर में रहना पड़ा। और महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या, जबरन शादी भी की गई थी। मैंने बताया था कि बॉलीवुड में एक बहुत ही अच्छी मूवी बनी है इस पे दिखाने के लिए। 47 में जो ये सब कांड हुआ, उस कांड को दिखाने के लिए एक अच्छी मूवी बनी है पिंजर। पिंजर में बहुत अच्छे से फिल्माया गया है कि कैसे कैसा हुआ था। उसमें सब सारी घटनाएं दिखाई गई है। उसके बाद संपत्ति का बंटवारा हुआ था। आपको पता है कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो गांधी जी के आदेश पर 65 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिया गया था विकास के लिए। उसके बाद और यह भी बताया कि 80 लाख लोगों ने घर छोड़ दिया था। और जहां तक गांधी जी की बात है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे अहम भूमिका गांधी जी की थी इसमें। बहुत सारा आंदोलन किए थे। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसके बाद ही कैबिनेट मिशन आया और सब कुछ शुरुआत हो गया। तो महात्मा गांधी हो रही हिंसा से बहुत ज्यादा दुखी थे और उन दिनों कलकत्ता में थे। हिंसा रोकने की बहुत सारा अपील किए थे वो 47 में जो हिंसा हो रहा था, और उसके लिए वो फिर से उपवास रखे थे। उससे कम तो हुआ था, लेकिन फिर जब ऐसा कहा जाता है कि एक देशभक्त ही थे नाथूराम गोडसे, जिनको ये डर लग रहा था कि गांधी जी कहीं और ज्यादा पैसा ना लुटा दें और कहीं पाकिस्तान को और कश्मीर भी ना दे दें। इन सब कारणों से जो है वो नाथूराम गोडसे जो है गांधी जी को प्रार्थना सभा में गोली मार दी है। 3 गोली मारे और गांधी जी के मुंह से अंतिम शब्द निकला, हे राम। और इसी के साथ 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का हत्या हो गया। अब आते हैं, जब भारत को आजादी मिल गई तो सबसे पहले समस्या थी कि भारत 565 देसी रियासतों में बटा हुआ था। आखिर इस देसी रियासतों को एक कैसे किया जाए? और अंग्रेज जाते जाते ये कह गए थे कि जिस देसी रियासत को अपना अलग देश बनाना है वो अलग देश भी बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई कि अब 565 देसी रियासत, अगर मान लीजिए 50 ऐसा देसी रियासत होता कि जो कहता कि हम अलग अलग बनाएंगे, तो भारत 50 टुकड़ों में बट जाता। तो इसमें सबसे बड़ी सूझबूझ की भूमिका निभाए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो गृह मंत्री बने थे आजाद भारत में, सबसे प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके सूझबूझ के कारण बहुत ही जबरदस्त तरीके से उनका दिमाग चला और पूरे भारत को
565 देश रियासत को मनाकर समझाकर किसी बायहुक बायक्रुक किसी भी शर्त पे सबको बनाया आपस में जोड़ा गया। कहा जाता है कि उसी के बीच में नागपुर अधिवेशन बहुत पहले हो गया था 1920 ईस्वी में, और यहीं पर राज्य का जो है पुनर्गठन का मांग हो गया था कि कैसे अलग अलग राज्य बांटिए भारत का, और देश के टूटने का खतरा उसी समय में हो गया था। और आपको बता दें कि वल्लभ भाई पटेल जब मिला रहे थे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था कश्मीर में, हैदराबाद में, जूनागढ़ में, इन सब में, मणिपुर में, इन सबको एक करने में बहुत ज्यादा समस्या हुआ था। कश्मीर का राजा हरि सिंह बिल्कुल अलग बनना चाहता था, अलग देश बनाना चाहता था कश्मीर को, और कश्मीर पर गिद्ध आंख गड़ाए बैठा था पाकिस्तान कि हम तो लेंगे ही। और पाकिस्तान ने अपना सेना भी भेज दिया, और सेना जो भेज दिया तो डर के मारे हरि सिंह जो है भारत से मदद मांगा, और भारत जो है इसी के तलाश में था कि आप जब तक मेरे भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो हम आपका सहायता ही नहीं करेंगे। और इस कारण से साइन कर दिया और भारत में वो मिल गया। उसके बाद भारत का सैनिक पाकिस्तान के सैनिक को खदेड़ दिया और जम्मू कश्मीर भारत का अंग हो गया। लेकिन यहीं पर एक गलती हो गई। कहा जाता है कि एक नेहरू जी की एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि कश्मीर का समस्या को एक अलग समस्या बना दिया। और ऐसा कहा जाता है, ये बिल्कुल ही फैक्ट बात है कि एक बार की बात है, ये नेहरू जी वल्लभ भाई पटेल से बिना मिले ही, बिना मशविरा किए ही जम्मू कश्मीर के मामले को यूएनओ को समर्पित कर दिए थे, और बोले कि, और रेडियो में प्रसारण करवा दिए थे कि जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है वो बहुत ही विवादित क्षेत्र रहा है, वो पाकिस्तान भी लेना चाहता है और भारत से हमेशा लड़ाई करता रहता है, युद्ध करता रहता है। तो यूएनओ जो है अब जानेंगे कि ये किसका हिस्सा होगा, भारत का हिस्सा कि पाकिस्तान का हिस्सा। लेकिन ये बहुत ही बड़ी गलती थी। ऐसा कहा जाता है कि नेहरू की बहुत बड़ी गलती हो गई। वल्लभ भाई पटेल उनको बहुत ज्यादा कोशिश किए थे कि रोकने का, लेकिन वो रोक नहीं पाए। तो इस तरह से कश्मीर का विलय हुआ। हैदराबाद का निजाम जो है दुनिया के सबसे अमीर लोगों में उसका गिनती होता था, उसकी अपनी सेनाएं थी, वो बिल्कुल नहीं मिलना चाहता था। तो उसके बाद जो है रजाकार भेज दिया वो लोग कि सबको अस्त व्यस्त कर दो पूरा देश को, अगर जो हमको मिलाना चाहे। और रजाकार जो है बहुत गैर मुसलमानों को अपना निशाना बनाने लगे। इसके बाद भारत ने अपनी सेना भेजकर उन्हें हरा दिया, और उसके बाद हैदराबाद का विलय हो गया 1960 में। फिर देखिए उसके बाद राज्य का बनना शुरू हो गया। 1960 में गुजरात महाराष्ट्र बना, फिर 1966 ईस्वी में पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, फिर लास्ट में अभी हाल फिलहाल 2000 ईस्वी में जो है, आप लोग जानते हैं 2000 में ये छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड बना था। मणिपुर जो है, मणिपुर एक विवादास्पद ये रहा कि मणिपुर का राजा बोधचंद्र जो है तैयार था कि भारत में विलय होगा, लेकिन मणिपुर की जो कांग्रेस चाहती थी, मणिपुर की कांग्रेस और राजा बोधचंद्र सिंह दोनों चाहता था कि मणिपुर का भारत में विलय हो जाए, और लेकिन वहां की जनता बिल्कुल नहीं चाहती थी। और इसलिए आज तक वहां की जनता के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग अभी तक खुश नहीं है कि मणिपुर जो है भारत जो है उसका राजा बोल दिया था इसलिए मिल गया, और मतलब अभी तक वो चाहता है कि नहीं, हम भारत के अभिन्न नहीं है। और इस तरह से वल्लभ भाई पटेल के सूझबूझ से पूरा 565 देशी रियासत को एक कर दिया गया, और भारत जो है भारत का एकीकरण हो गया। और उसी साल 1947 ईस्वी में ही श्याम कृष्ण दर आयोग का गठन किया गया, और ये जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का विरोध किया गया, ये कि भाषा के आधार पर नहीं बटेगा। लेकिन और इसी को देखने के लिए उसी वर्ष जेवीपी आयोग बना, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, जो आपसी सहमति, आर्थिक, प्रशासनिक और व्यवहारिता पर जोर देते हुए भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का सुझाव दिया था। और उसमें आपको पता है कि पोटी श्री रामुलु 56 दिन का आमरण अनशन पर बैठ गए थे कि हमको दीजिए, एक भाषा के आधार पर राज्य दीजिए, और नेहरू जी मानने से इनकार कर रहे थे कि नहीं, अगर हम बात मान लेते हैं तो इस तरह से हर जगह से बात मुद्दा उठने लगेगा और भारत बहुत टुकड़ों में बट जाएगा, तो इसलिए आपका बात हम नहीं मानेंगे। और 56 दिन का आमरण अनशन करते 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 पोटी श्री रामुलु का डेथ हो गया, और जैसे ही वो मरे तो फिर नेहरू जी को आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पे पहला राज्य का गठन करना ही पड़ा, और उसके बाद फिर लाइन लग गया, उसके बाद राज्य का बंटवारा, राज्य बनता गया। उसके बाद तेलुगु भाषी के लिए आंध्र प्रदेश बन गया।
उसके बाद 1922 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली के अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना हुआ। फजल अली उसके थे चीफ, उसके बाद के.एम. पनिक्कर, उसके बाद फिर हृदयनाथ कुंजरू। और इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और इसलिए कहा जाता है कि 53 में गठन हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग और पारित हुआ था उसका 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग। उसके बाद जब 1956 में जब पारित हो गया तो पहली बार 14 राज्य बना था और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना था। उसके बाद फिर 1960 में दूसरा दौर चला, बंबई को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात बना। 63 में नागालैंड गठित हुआ। 66 में पंजाब का पुनर्गठन किया गया और पंजाब को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में तोड़ दिया गया। फिर 72 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा बनाया गया। फिर उसके बाद 87 में मिजोरम बनाया गया, मिजोरम का गठन हुआ और केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इससे पहले ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे। और 2000 ईस्वी में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ अस्तित्व में है। उसके बाद 2 जून 2014 ईस्वी में तेलंगाना जो है 29वां राज्य आंध्र प्रदेश से कटके अलग हो गया। और भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। इसके बाद अब मैं बताया कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें आया था? कश्मीर में, मणिपुर में, हैदराबाद में, जूनागढ़ में। अब चलते हैं चैप्टर 2, नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास में आपको बताया था कि इस चैप्टर का नाम नियोजित विकास क्यों पड़ा। चैप्टर पे ध्यान दीजिए, नियोजित विकास का मतलब होता है प्लान करके विकास करना। यानी कि भारत जब आजाद हो गया तो पूरे भारत के सामने समस्या थी कि इस गरीब राष्ट्र को कैसे विकास किया जाए, हर जगह कैसे, हर एरिया में कैसे विकास पहुंचाया जाए, शिक्षा का विकास, गरीबी को दूर किया जाए, रोजगार पहुंचाया जाए, जागरूकता फैलाया जाए, हर तरीके से कैसे विकास हो जाए और भारत के जनता में कैसे विकास फैलाया जाए। और उस समय उतना मीडिया भी नहीं था, इतना ज्यादा संचार भी नहीं था, तो यह समस्या आ गई थी। और इसीलिए भारत के संविधान निर्माता सबके सामने में और भारत सरकार के सामने में चुनौती था। और इसीलिए इन लोगों ने प्लान करके विकास किया कि ऐसे नहीं, ऐसे अंधाधुंध नहीं करना है, प्लान करिए। और प्लान का मतलब होता है योजना बनाए और नियोजित विकास हो गया। जिसमें सबसे पहले चलते हैं योजना आयोग। योजना आयोग क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय था। ये स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 में और इसके अध्यक्ष, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं और जवाहरलाल नेहरू थे पहला योजना आयोग के। और उसका कार्य क्या होता है? पंचवर्षीय योजना बनाना। आपको एग्जाम में कई बार पूछेगा, 12th क्लास में पूछा जा चुका है एग्जाम में, और ये पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य है, फिर कभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पूछेगा, कभी गरीबी हो जाता है, कभी कृषि हो जाता है सबका। तो ये अभी जो चल रहा है 2017 से 2022 में, ये 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। और 1951 से 56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी, 56 से 61 द्वितीय। इसी तरह से ये अभी 13वीं चल रही है। तो आप लोग को एक नजर डाल देना चाहिए कि 13वीं पंचवर्षीय योजना में 13 में कौन कौन सा एक खास मुद्दा उठाया गया, तो ये एग्जाम में पूछ सकता है। योजना आयोग के कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजना बनाना और विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों को वित्त का आवंटन करना। उसके बाद आज तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना हो गई है, अभी 13वां चल रहा है। उसके बाद बना नीति आयोग। देखिए सब प्लानिंग कैसे किया गया, सब आयोग बनाया गया और उसका एम था कि कैसे कैसे विकास किया जाए। नीति आयोग बना। उसके बाद स्थापना 1 जनवरी 2015 को बना। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं इसके भी, और उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। और पहला उपाध्यक्ष थे अरविंद पानागढ़िया और वर्तमान उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। और इसका जो गठन है ये बताया गया है कि कैसे इसका गठन होता है नीति आयोग का। पूर्णकालिक सदस्य 3 सदस्य होंगे इसमें, पदेन सदस्य प्रधानमंत्री नामित, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधिकतम 4 सदस्य होंगे। उसके बाद गवर्निंग काउंसिल होगा इसका, एक सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे उसमें, और केंद्र शासित प्रदेशों के LG यानी कि उपराज्यपाल, और विशेष आमंत्रित सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट होंगे। यह नीति आयोग का गठन बताया गया है। उसका नीति आयोग का उद्देश्य क्या है कि नीतियों के क्रियान्वयन को तेज करना। जो नीति बनाया गया है सरकार के द्वारा वो पूरे भारत में जल्दी से जल्दी फैलाया जाए, रेगुलेट किया जाए। उसके बाद केंद्र राज्य का समन्वय बढ़ाना, केंद्र और राज्य के बीच में दूरी नहीं, आपस में सामंजस्य बढ़ाइए। उसके बाद योजना आयोग के केंद्रीकृत नीति की जगह क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा देना। उसके भारत में ग्रामीण स्तर पर योजना बनाना, और जब तक, क्योंकि भारत गांवों का देश है, जब तक गांव विकास नहीं करेगा भारत विकास कर ही नहीं सकता है। राष्ट्रीय विकास के लिए राज्यों की भागीदारी बढ़ाना। उसके बाद बताया गया है कि योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है। योजना आयोग जो है गैर संवैधानिक है निकाय था, और ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय था। स्थापना इसका हुआ था 15 मार्च 1950 में, और इसका 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री मोदी जी। इस तरह से सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित है
आपका योजना आयोग। ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि योजना आयोग किस मॉडल पर आधारित है, सोवियत संघ के, और ये तो भारतीय मॉडल पर आधारित है, नीति आयोग। इसमें योजना आयोग में केंद्र की भूमिका अधिक थी और नीति आयोग में केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका बराबर, और सरकार की भूमिका, सरकार के साथ निजी क्षेत्रों की भूमिका, इन दोनों में अलग अलग। उसके बाद चलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई। योजना आयोग के योजना के निर्माण में राज्य की भागीदारी हो, इसके लिए किया गया राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया कि राज्यों की भी भागीदारी हो योजना बनाने में। उसके बाद पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता था ये। उसके बाद इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के? प्रधानमंत्री होते हैं, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य, इसके भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री योजना आयोग के सदस्य इसके सदस्य होते थे। और इसका संरचना अभी जस्ट बताया गया। आगे चलते हैं। अब इसी चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है कि कैसे प्लान किया गया। तो इसी में सरकार जो है हरित क्रांति पर भी जोर दिया था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा फसल का उत्पादन हो। चूंकि भारत जब कृषि प्रधान देश है तो क्यों नहीं कृषि में भी विकास ज्यादा नहीं हो रहा था, तो कैसे अच्छा अच्छा बीज मुहैया कराएं, अच्छा सिंचाई का सुविधा हो, उन्नत खेती हो, इस पर ध्यान दिया गया सरकार के द्वारा, और हरित क्रांति सही में आया। और इसमें जो है उच्च गुणवत्ता का बीज, उर्वरक, कीटनाशक, बेहतर सिंचाई के बड़े बड़े अनुदानित मूल्य पर मुहैया करना शुरू कर दिया, और ये हरित क्रांति सही में आ गया। और इसमें भारत में हरित क्रांति के जनक पूछा जाता है कई बार कि भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को कहा गया। हरित क्रांति के सकारात्मक क्या प्रभाव हुए? इसके कारण खेतों की पैदावार में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई, गेहूं की पैदावार में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके समृद्ध हो गए, पहले ऐसा नहीं था। ये जो हरित क्रांति के बाद ही और अभी तक आज आप लोग जानते हैं कि सबसे, अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा गेहूं चावल किधर होता है तो वही उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा वाला बेल्ट जो है उधर बहुत जबरदस्त तरीके से उत्पादन होता है, और पूरे देश का सबसे ज्यादा उत्पादन वही होता है, गेहूं, अनाज सब। उसके बाद किसानों की स्थिति में भी सुधार आया। लेकिन इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है जो एग्जाम में पूछता है कि हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक उपाय बताइए। नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ? क्षेत्रीय और सामाजिक असमानता बढ़ गई। हरित क्रांति के कारण गरीब किसान पर बड़े भूस्वामी के बीच अंतर बढ़ गया, और जिससे वामपंथी संगठनों का उभार ज्यादा हो गया। मध्यम श्रेणी के भूस्वामित्व वाले किसानों का भी उभार हो गया। अब चलते हैं बच्चों, ये था हरित क्रांति, स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में हुआ। और अब चलते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या था? तो दूध उत्पादन में क्रांति लाना ही श्वेत क्रांति था। इसके जो है वर्गीज कुरियन जो है इसके मेन थे। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कहा जाता है वर्गीज कुरियन को, और गुजरात सहकारी दूध परिसंघ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और अमूल दूध का शुरुआत यहीं से हुआ। सबसे पहले अमूल दूध का शुरुआत हुआ था। आप लोग सुने होंगे, अभी उसको अमूल दूध का मॉडर्नाइजेशन ऐड दे रहा है। पहले उसका पुराना ऐड आता था, अभी आता है अमूल दूध पीता है इंडिया, तभी तो देश बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा इंडिया, ऐसा ही कुछ ऐड आता है आजकल। तो ये अमूल दूध बहुत पहले से, जब से वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति लाए तब से अमूल दूध का शुरुआत हुआ, अमूल कंपनी का। उसके बाद इसमें इतना जबरदस्त क्रांति हुआ कि गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक इससे जुड़ गए थे। और इसी मॉडल के विस्तार से, इसी मॉडल का विस्तार का जो विस्तार हुआ पूरे देश में, यही श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब एक आपके पास एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लाया गया है कि भारत में नियोजित विकास की राजनीति समझाइए। कैसे हुआ नियोजित विकास? तो इसमें अभी जस्ट जो मैंने बताया उसी को मैंने बहुत अच्छे तौर से इसमें लिख दिया है कि भारत में नियोजित विकास की राजनीति समझाइए। ये 5 नंबर का सवाल आपके सामने आएगा। आप लोग इसको देखेंगे और आप लोग इसको समझेंगे। अब है चैप्टर 3। चैप्टर 3 है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। चैप्टर 3 पे चलते हैं बच्चों। अभी तक 2 चैप्टर हो गया, नियोजित विकास की राजनीति, और पहला था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अब तीसरा चैप्टर चलते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। ये जो भारत में हमारा लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना हुई, उसके बाद कौन कौन सा संकट का सामना करना पड़ा भारत को, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले सुनिए, 1973 में सन 1975 के बीच, इन दोनों के बीच में आए बदलाव जो हुआ वो बहुत जबरदस्त संकट हुआ था। आपको पता है कि 75 में आपातकाल लग गया था। और क्या क्या हुआ था? आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक संदर्भ में समझ सकते हैं। और इसमें क्या हुआ था कि गैर कांग्रेसी पार्टी ने
कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया था, क्योंकि शुरुआत से जो 1885 ईस्वी में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ और उन्हीं पार्टी जो है भारत को आजाद कराया, उसके बाद नेहरू जी, उसके बाद इंदिरा गांधी, जो भी आए सब कांग्रेस पार्टी से ही जीते थे। तो धीरे धीरे वो उनका कुछ मनमाना बढ़ गया, भ्रष्टाचार में उनका हाथ आने लगा, तो इस कारण से महंगाई बढ़ गई, तो इस कारण से उनका जो विरोध होने लगा, उसके लिए दूसरी पार्टियों का आगमन हुआ। पश्चिम बंगाल की सरकार ने दबाने के लिए बहुत कठोर कदम भी इसको उठाए थे। उसके बाद पहला राष्ट्रवादी सत्याग्रह जो हुआ, वही अभी जस्ट मैंने बताया, इंदिरा गांधी की सरकार जब थी तो उसमें कुछ बहुत ही ज्यादा महंगाई बढ़ गया और भ्रष्टाचार बढ़ गया था। उसी को दबाने के लिए बिहार से एक छात्र आंदोलन शुरू हुआ था, जो कि पूरा देशव्यापी हो गया, और उसका जो लीडर थे वो थे जयप्रकाश नारायण। उन्होंने नेतृत्व संभाला और कांग्रेस सरकार को का सत्ता पलट के रख दिया और अपना एक नेता बना दिए मोरारजी देसाई। और उसी समय में रेलवे कर्मचारी, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि उस समय में भारत का सबसे बड़ा रेल हड़ताल हुआ था कि जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में 1974 में रेलवे कर्मचारियों के एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था। इसमें बहुत सारी मांगे थी कि बोनस और सेवा से जुड़ी शर्तें थी, और लेकिन सरकार ने क्या किया, इस हड़ताल को दबाने के लिए रेल लाइन की सुरक्षा में सेना को तैनात कर दिया, और इतना ज्यादा उसका विरोध किया गया सरकार के द्वारा कि 20 दिन के बाद ही हड़ताल को बगैर किसी वापस लेना पड़ा। मतलब इंदिरा गांधी की सरकार बहुत ही ज्यादा दमनकारी सरकार हो गई थी एक समय में, और उसी को दबाने के लिए ये सब बहुत देशव्यापी हड़ताल हो रहा था। जयप्रकाश नारायण का अलग हड़ताल, रेल हड़ताल, छात्र आंदोलन। उसके बाद 25 जून 1975 के दिन सरकार ने प्रधानमंत्री की सलाह पर आपातकाल की घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है और इस तर्क के साथ देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसने संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू किया। और आपको बताया गया था कि राष्ट्रपति के 3 प्रमुख शक्तियां हैं। 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात है, 360 जो है वित्तीय आपात है, और 356 जो है राष्ट्रपति शासन है। और इसने जो है बहुत ही जबरदस्त प्रभाव डाला आदमी के जीवन पे। क्या? नागरिकों के मौलिक अधिकार पर प्रभाव डाला। इसके अंदर बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार किया गया, नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार भी छीन लिए गए, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य रिश्तों को भी प्रभावित किया गया। संविधान में 42वें संशोधन के माध्यम से नए परिवर्तन लाए गए, विधायिका का कार्यकाल ही बढ़ा दिया गया था। ऐसा डर लगने लगा था इंदिरा गांधी की सरकार को कि अब 5 साल जब होने वाला है हम लोग को, जब 5 साल मेरा सरकार का हो जाएगा तब तो पक्का है कि हम हार जाएंगे, और उसके बाद मतलब कि विरोधी तत्व तो इतना ज्यादा है कि हम अगला बार नहीं उठ पाएंगे। तो उसने ऐसा बदलाव किया कि आपातकाल लगा के विधायिका के कार्यकाल को भी बढ़ा दिया और 6 साल कर दिया गया पहली बार 75 में, कि अब हम 6 साल तक रहेंगे तो हमको गिराएगा कौन। मतलब कि इतना मनमाना आज तक के भारतीय राजनीति में नहीं किया गया था जितना इंदिरा गांधी की सरकार में किया गया। विधायिका के कार्यकाल को बढ़ा के रख दिया गया था 5 से 6 साल, सोचिए। और अच्छे नेता जो जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद, ये सबको मीसा के तहत गिरफ्तार करवा दिया। और मीसा किस पर लगता है? मीसा लगता है देशद्रोही पे, आतंकवादी पे, राष्ट्रीय सुरक्षा से अवरोध हो, सोचिए। और मीसा के तहत अगर गिरफ्तार कर दिया गया तो इसको निवारक निरोध कानून कहते हैं। इसके अंतर्गत गिरफ्तार किए हुए आदमी को वकील करने का नहीं है, वारंट देखने का नहीं है कि हमको पहले सर्च वारंट दिखाइए, ये सब किसी भी क्वेश्चन का अधिकार नहीं है उसे, कोई वकील भी करने का अधिकार नहीं है, सोचिए। तो इन सब के आधार पर, मीसा के आधार पर इन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और उसके बाद 77 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार ने जब 77 ईस्वी में जब जनता पार्टी जीत गई, इंदिरा गांधी को बहुत ही कम वोट मिला, और कहा जाता है कि उत्तर भारत में तो बिल्कुल ही वोट नहीं मिला था, ना के बराबर। और जब जनता पार्टी बना तो जेसी शाह की कमेटी में उन्होंने कहा कि जांच किया जाए कि कौन आपातकाल लगाया था, आपातकाल में क्या क्या गड़बड़ी हुआ। तो उसने कहा कि जब इसे अध्यक्षता में गठित आयोग हुआ गठित, तो उसने कहा कि 1977 का जो आपातकाल लगाया था वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का आदेश था। और प्रेस जो बंद हुआ, इंदिरा गांधी ने प्रेस को छापने से मना कर दिया था न्यूज। और कैसे? तो प्रेस के बिजली को ही काट लिया गया था। जहां जहां प्रेस था, मीडिया था, वहां पे बिजली का जो सप्लाई था, बिजली का सप्लाई बंद करवा दी इंदिरा गांधी की सरकार।
तो मतलब आप जब हम सप्लाई ही नहीं देंगे तो आप छापिएगा क्या मेरे खिलाफ? सोचिए, इतना जबरदस्त मनमानी हुआ था। उसके बाद फिर क्या हुआ? आपातकाल जैसे ही खत्म हुआ 1977 में चुनाव की घोषणा हुई, जो आपातकाल के अनुभवों के बारे में जनमत संग्रह था। और इस प्रकार आपातकाल के बाद राजनीति में दो बड़े विकास हुए। 1977 के चुनाव में लोगों के जनमत पर आपातकाल के वजह में कांग्रेस की हार हो गई और विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर आधार पर चुनाव लड़ा था, लोकतंत्र को बचाइए। 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए क्योंकि जनता पार्टी में जो है जयप्रकाश नारायण तो बहुत अच्छे लीडर थे, लेकिन वो जब जीते तो अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिए मोरारजी देसाई, वो कि जो कि अच्छा नेतृत्व नहीं दे पाए, जिसके कारण कि जनता पार्टी बहुत दिनों तक नहीं रह सकी और फिर से गिर गई और फिर से कांग्रेस जो है अपना बाजी मार लिया गया और फिर से इंदिरा गांधी सरकार में आई। और 1975 में आपातकाल हुआ। आर्थिक संदर्भ में देखते हैं इसको कि 1971 में गरीबी हटाओ नारा जो है बहुत ही जबरदस्त चला था और वो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, गरीबी हटाओ। और बांग्लादेश संकट जो है उस समय बांग्लादेश संकट भी आ गया था। आपको पता है कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश और भारत के बांग्लादेश का साथ दिया पाकिस्तान और पाकिस्तान और भारत के बीच लड़ाई हो गया और 16 दिसंबर 1971 को जो है बांग्लादेश का निर्माण हो गया था और उसमें इंदिरा गांधी की सरकार ने बहुत अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान हार गया। कहा जाता है कि 95,000 सैनिकों के साथ होने के बावजूद भी आत्मसमर्पण कर दिया था पाकिस्तान। औद्योगिक विकास दर गिर गई थी, महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई थी। उस समय में सरकारी कर्मचारियों के वेतन को रोक दिया गया था। 1972-73 में मानसून भी असफल हो गया था, कृषि का पैदावार कम हो गया था। उसके बाद छात्र आंदोलन, अभी जस्ट मैंने बताया कि छात्र आंदोलन क्या था, कि बिहार से छात्र आंदोलन उठा और देशव्यापी हो गया क्योंकि देश में भी हड़ताल चल रहा था। उस समय में रेल हड़ताल जो चल रहा था, कहा जाता है कि अभी तक का सबसे बड़ा 17 लाख कर्मचारी रेल हड़ताल पर 20 दिन के लिए थे और यह छात्र आंदोलन था। दोनों मिलकर एक हो गए और उसका लीडर एक जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, इधर जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण, दोनों मिलकर इतना देशव्यापी हड़ताल किए कि फिर उसके बाद जनता पार्टी कांग्रेस की हार निश्चित थी और हार भी गया। उसके बाद फिर जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। यह पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। उसके बाद चला नक्सलवादी आंदोलन। इस अवधि में संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता बढ़ गई और यहीं से नक्सलवाद शुरू हो गया। 1967 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवादी इलाके के किसानों ने हिंसक विद्रोह कर दिया था और कहा जाता कि नक्सली का सबसे बड़ा गढ़ वही था, पश्चिम बंगाल। और 1969 में चारू मजूमदार के नेतृत्व में सीपीआई पार्टी का गठन हुआ था। उसके बाद नक्सली सब जो था, धनी भूस्वामी से बलपूर्वक जमीन छीनकर गरीब और भूमिहीन को जमीन देने लगे थे। वर्तमान में 9 राज्यों के 100 से अधिक पिछड़े आदिवासी जिलों में नक्सलवादी हिंसा जारी है और इसकी मांग क्या है कि इन इलाके के लोगों को उपज में हिस्सा, पट्टे की सुनिश्चित अवधि और उचित मजदूरी जैसे बुनियादी हक दिए जाएं। जबरन मजदूरी, बाहरी लोगों द्वारा संसाधनों का दोहन जो है, सूदखोरों द्वारा शोषण से इन लोगों की मुक्ति मिलनी चाहिए। यह सब मांग नक्सली सबका है। रेल हड़ताल मैंने जस्ट बताया था अभी, और आपातकालीन की घोषणा भी जैसे मैंने बताया कि आपातकालीन की घोषणा जो है कैसे हुआ था। तो 12 जून 1975 की इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को असंवैधानिक करार दे दिया था कि आपने जो चुनाव लड़ा है वो असंवैधानिक है। और 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगन आदेश सुनाते हुए कहा कि अपील का निर्णय आने तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेगी। और 25 जून 1975 को जेपी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो गया और इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग होने लगी। और 25 जून और हुआ क्या कि जेपी आंदोलन के डर से इंदिरा गांधी ने क्या किया, 25 जून 1975 की मध्यरात्रि में ही प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 352 का जो है के तहत राष्ट्रपति से सिफारिश कर दी कि आप 352 लगवाइए और 352 राष्ट्रीय आपात था और इमरजेंसी लागू हो गया 25 जून 1975 मध्यरात्रि में।
आपातकाल का क्या क्या परिणाम हुआ अभी मैंने बताया। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दिया गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, धरना प्रदर्शन हड़ताल किया गया पर रोक लगा दिया गया, कोई भी नहीं कर सकते, मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, निवारक निरोध के जरिए सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। और अभी जस्ट मैंने बताया कि प्रेस को जो है खास करके इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन अखबारों को जिन समाचार पत्रों को छापने से रोकना था, मतलब कि किसी भी तरीके से आप रोक सकते थे, मतलब कैसे रोकना है ये सब दिमाग देखिए कैसे लगाया कि प्रेस की बिजली सप्लाई ही काट दी गई, तब पेपर कैसे छापिएगा। सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं ने प्रकाशन बंद कर दिया था। और फणीश्वर नाथ रेणु को आप लोग जानते होंगे, लाल पान की बेगम हम लोग पढ़े हैं बचपन में। उसके बाद मैला आंचल, बहुत ही कहा जाता है कि आंचलिकता के प्रेमचंद है वो। उन फणीश्वर नाथ रेणु ने आपातकाल के विरोध में अपनी पदवी सरकार को लौटा दी थी। और कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत, उसे 42वां संशोधन 1976 द्वारा अनेक परिवर्तन कर दिए गए, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती दे दी गई और विधायिका के कार्यकाल को 5 साल से घटाकर 6 साल कर दिया गया, बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था पहली बार। इतना ज्यादा मनमाना कि प्रधानमंत्री का होता है 5 साल, 6 साल कर दिया गया कि हम 6 साल तक बने रहेंगे तो हमको गिराओगे कैसे। उसके बाद कौन कौन सा कार्य किया गया ये भी देखिए। आपातकाल के दौरान किया गया था 20 सूत्री कार्यक्रम किया गया। उसके बाद खेतीहर मजदूरों के पारिश्रमिक पर पुनः विचार किया गया, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बंधुआ मजदूरी समाप्ति कर दी गई, जनता की भलाई के लिए बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य किए गए। इस तरह से बहुत सारा काम किया गया। और दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को हटाने तथा जबरन नसबंदी जैसे कार्य किए गए थे। ये तो बहुत ही फेमस है उनका कि इंदिरा गांधी जो है नसबंदी वाला काम जो करवा दी थी जबरदस्ती, कि जनसंख्या जो बढ़ रहा था उसको नियंत्रण करने के लिए, इन सब से भी बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। और आपातकाल से हुआ क्या, सबक क्या मिला, इससे लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर होगी। क्या क्या कर सकता है एक अगर तमाशा हो जाए एक नेता, तो इसलिए भी पार्टियां टूटने लगी कि एक शुरू में बाहर जब आजाद हुआ तो कांग्रेस का ही वर्चस्व था, तो इतना ज्यादा मनमाना हो सकता है तो क्यों नहीं पार्टी को अलग अलग पार्टी का भी वैल्यू बढ़े। और उसी कारण से पार्टियां जो है पार्टियों का उदय होने लगा। जिस दिन इंदिरा गांधी की सरकार हार गई तब सब लोगों ने सोचा कि अच्छा दूसरा पार्टी भी हो सकता है, और उस समय से जनता पार्टी, बीजेपी सबका गठन शुरू हो गया। आपातकाल के संविधान के आपातकाल के प्रावधान में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया है। और इसके साथ ही आपातकाल की घोषणा भी सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित रूप में देगी। अब चेंज कर दिया गया है उसका, बहुत ही ज्यादा मनमाना ढंग से कर दिया गया था पहले। उसके बाद आपातकाल के बाद की राजनीति में देखिए, आपातकाल के बाद जो है विपक्षी पार्टी सब बहुत सारा आने लगा। और 77 में तो सब जनता पार्टी का गठन किया गया था। उसके बाद कांग्रेसी नेता बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी दल का गठन किया, जो बाद में जनता पार्टी हो गया। उसके बाद जनता पार्टी ने आपातकाल की जातियों को मुद्दा बनाया और चुनाव को उस पर जनमत संघर्ष का रूप दे दिया। उसके बाद उसके बाद 1980 उसके बाद अभी जस्ट मैंने बताया था शाह आयोग जो आया था उसका प्रमाणिक तथ्य सामने आया था कि क्या क्या हुआ। अभी जस्ट मैंने बताया कि मीसा के तहत दुरुपयोग किया गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री का था अकेला, ये अभी जस्ट मैं बता चुका हूं। उसके बाद कहते हैं नागरिक स्वतंत्रता संगठनों का उदय। नागरिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोगों के संघ का उदय अक्टूबर 1976 में हुआ था। इन संगठनों ने केवल आपातकाल बल्कि समान परिस्थितियों में भी लोगों को अपने अधिकार के प्रति सतर्क करने के लिए कहा है। 1980 में नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोगों के संघ का नाम बदलकर नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए लोगों का संघ रख दिया गया। और जनता पार्टी सरकार का शासन उसके बाद चला। जनता पार्टी का सरकार क्यों गिर गया, ये एग्जाम में कई बार पूछता है कि दिशाहीन था वो, कलहपूर्ण हो गया, कमजोर नेतृत्व हो गया, अव्यवस्थित शासन का शिकार हो गया। जनता पार्टी की सरकार 18 महीने में ही गिर गई थी। 1980 के मध्यावधि चुनाव हुए, उसमें इंदिरा गांधी जो है फिर से भारी बहुमत से जीत गई। तो ये था आपका तीसरा चैप्टर। अब चलते हैं चौथे चैप्टर पे, जन आंदोलनों का उदय। जन आंदोलन का उदय क्या है, इसमें मैंने बताया है कि आंदोलन जब सक्सेस होने लगा, और इसका नींव बहुत पहले ये गांधी जी रख चुके थे। गांधी जी अंग्रेजों के साथ जो आंदोलन किए उसमें अधिकांश में वो सक्सेस हुए। सबसे पहले चंपारण में सत्याग्रह किए थे, नीलहे किसानों को जो है छुटकारा दिलाया था।
और उसके बाद फिर एक से एक आंदोलन हुआ और सब सफल हुआ। और उसी के लिए भारत के लोग जो है सोचे क्या कि नहीं नहीं, वहां सफल हुआ है तो क्यों नहीं यहां भी सफल होगा। उसके बाद जन आंदोलन का उदय होने लगा और उसी में है जेपी आंदोलन सब भी हुआ। तो सबसे पहले इसमें चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं चिपकू आंदोलन। चिपकू आंदोलन पर्यावरण आंदोलन था। ये 1973 ईस्वी में उत्तराखंड में शुरू हुआ था। इसमें हुआ क्या था कि आम लोगों ने वन विभाग से कहा कि हमको जो है खेती के लिए औजार बनाना है, हल जो होता हल कुदाली ये सब जो लकड़ी बनता है, उसके लिए अंगू पेड़ नामक एक पेड़ था अंगू, उसको काटने की अनुमति सरकार से मांगा। सरकार ने मना कर दिया और वहीं पर क्या किया सरकार ने, सौतेला व्यवहार कर दिया इन लोगों के साथ। सरकार ने अचानक से क्या किया, एक साइमंड कंपनी आई जो कि खेल का सामग्री बनाने के लिए, जैसे होता है हॉकी के लिए लकड़ी चाहिए, बैट बॉल, मतलब खेल का सारा सामग्री जो लकड़ी से बनता था उसके लिए एक साइमंड कंपनी आया। सरकार ने उसको आदेश दे दिया कि ठीक है आप काट सकते हैं, लीजिए। मतलब कि यहां पे स्थानीय लोग जो हल बनाता उसके लिए नहीं देके साइमंड कंपनी को बोला कि आप काट सकते हैं, और इसलिए आंदोलन तेज हो गया। उसके बाद गौरा देवी आई, सुंदरलाल बहुगुणा आए, चंडी प्रसाद भट्ट आए, गोविंद सिंह रावत, मतलब सब लोग आए। और गौरा देवी तो कहा जाता है कि गौरा देवी ही सबसे पहले अपना पेड़ से चिपक के अब बोली क्या कि हमको काटो पहले। और यहां तक कि ठेकेदार बोला कि तुमको गोली मार देंगे, हट जाओ, और बोली कि मार के देख लीजिए। और गौरा देवी का जो हिम्मत था उसे सारी महिलाओं में भी आई, और चिपकू आंदोलन में सबसे ज्यादा महिलाओं का योगदान कहा जाता है। उसके बाद हर जगह चिपक चिपक कर जो है कहती थी हमको काटो कर ले। और चिपकू आंदोलन इसीलिए एक अनोखे ढंग से चिपक कर जो इसका विरोध किया गया, इसलिए इसका नाम चिपकू आंदोलन पड़ गया। इसके मुख्य नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसका मांग था कि जल जंगल जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधन पर उसी लोग का नियंत्रण हो जो लोग वहां रहते हैं। सरकार छोटे यानी लघु उद्योग को कम कीमत पर जरूरत की चीजें उपलब्ध करवाए, क्षेत्र के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास किया जाए। शराबखोरी के खिलाफ महिलाओं द्वारा भी आवाज उठाया गया। परिणाम क्या हुआ, परिणाम ने उस समय में इंदिरा गांधी की सरकार थी, 15 साल के लिए हिमालय क्षेत्र में वन काटने पर, वन के एक भी पेड़ को हाथ लगाने से मना कर दिया था इंदिरा गांधी की सरकार ने। उसके बाद चलते हैं दलित पैंथर्स। क्या था दलित पैंथर्स? 1972 में जो है महाराष्ट्र में दलित युवाओं ने दलित पैंथर्स के नाम से एक संगठन बनाया। हुआ क्या कि वहां पे दो एरिया था, एक ब्राह्मण गांव था, उसमें दो महिलाओं को प्यास लगी, और प्यास जैसे ही लगी तो अपने एरिया में पानी नहीं था तो ऊंचे जाति के कुएं में चली गई पानी पीने। और जैसे ही गई तो लोगों ने देख लिया, उसका विरोध किया, उसे निर्वस्त्र कर दिया गया, घुमाया गया, बबूल का कांटा फेंक दिया गया उसके बॉडी पे। और उसके बाद वहां के जो युवा थे, दलित युवा, बौखला गए और एक संगठन बनाए, दलित पैंथर्स। इसकी मांग थी कि जाति के आधार पर हो रहे भेदभाव का विरोध किया जाए, संसाधन के मामले में हो रहे अन्याय का विरोध था, आरक्षण का कानून ठीक ढंग से हर जगह लागू हो जाए, दलित महिलाओं के साथ हो रहे गलत व्यवहार को रोका जाए, दलितों में शिक्षा का प्रसार किया जाए। और इसका परिणाम क्या हुआ कि 1989 में दलितों पर अत्याचार करने वाले विरोध में बहुत कड़ा कानून आया और दलित पैंथर्स का नाम बदल के बामसेफ हो गया बाद में, जो कि बैकवर्ड एंड मिनोरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन हो गया, जो कि यही काम अभी तक करता है। उसके बाद भारतीय किसान यूनियन आया। भारतीय किसान यूनियन क्या है? ये हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों का एक संगठन था। और 1988 के जनवरी में ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में धरना दिया था सबसे पहले। और इस धरने का मुख्य कारण क्या था कि बिजली की बढ़ी हुई कीमत थी, और गन्ने और गेहूं के सरकारी मूल्य को बहुत ज्यादा जो है घटा दिया गया था। तो इस कारण से इसका मुख्य नेता है महेंद्र सिंह टिकैत, और ये भी सफल हुआ। उसके बाद आते हैं तारी विरोधी आंदोलन। तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के दुबरगंटा गांव से शुरू हुआ, और इस गांव में कहा जाता है कि एक गांव से फैलते 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 5000 गांव तक ये फैल गया था। और इसमें जो है समस्या क्या थी कि आंध्र प्रदेश में अधिकतर पुरुषों को तारी पीने का आदत लग गया था, और इस वजह से ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, परिवार पर कर्ज बढ़ गया था, पुरुष काम पर नहीं जाने लगे थे, घरेलू हिंसा बढ़ गई थी, महिलाओं का सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और इसका शुरुआत क्या हुआ? शुरुआत ये हुआ अचानक से कि उस गांव में एक सरकार का कार्यक्रम चला था प्रौढ़ शिक्षा का। प्रौढ़ शिक्षा में बड़े बुजुर्ग को पढ़ने के लिए जाना पड़ता है स्कूल। तो प्रौढ़ शिक्षा जब हो रहा था तो महिलाएं अपनी समस्या टीचर से करती थी, और टीचर लोग आपस में डिस्कशन करके सबको एकजुट करने लगे, और महिलाएं सब एकजुट होते 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 एक गांव से 5000 गांव तक ये आंदोलन फैल गया। और इसका नारा था तारी की बिक्री बंद करो। शुरू में महिलाओं ने इसका तारी का मांग बंद किया, तारी का बिक्री बंद करने की मांग की, और घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज प्रथा आदि के लिए भी इसमें आवाज उठाया गया।
और इसका परिणाम यह हुआ कि कई गांव में तारे की बिक्री पर रोक लग गया। और इसी का परिणाम, ऐसा कहा जाता है कि इसी के परिणाम स्वरूप 73वां 74वां संविधान संशोधन में जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया पंचायती राज में, इसी के फलस्वरूप दिया गया था। इसका आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। 1980 के दशक की शुरुआत में मध्य भारत में स्थित नर्मदा और सहायक नदियों पर बांध बनाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया। नर्मदा नदी गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। तो इधर एक बांध बनाना था, और जो बांध बनाना था तो उसे बांध का जो एरिया था उसमें 245 गांव आता था। 245 गांव का 2.5 लाख लोग उससे प्रभावित हो रहा था। तो सब लोग बोला क्या कि जब हमको हटाइएगा तो अब एक घर दीजिए, जब तक घर नहीं दीजिएगा तो हम लोग हटेंगे कैसे। और इसी के लिए वहां पे विरोध हुआ था। उसमें योजना में क्या था कि 300 छोटे, 135 मझोले और 30 बड़े बांध बनाए जाने थे। इसमें 2 बड़े बांध थे, क्या, गुजरात सरदार सरोवर, उसके बाद मध्य प्रदेश नर्मदा सागर बांध। उसके बाद समस्या का जो सॉल्यूशन करने के लिए सब लोग आंदोलन तेज किए, और उसमें समस्या क्या आने वाली थी, 245 गांव तो उजाड़ होना ही था, विस्थापन की समस्या पैदा हो गई, विस्थापन की वजह से संस्कृतियों का तो नाश होना ही था। उसके बाद जो लोग विस्थापित हो रहे थे उसकी रोजी रोटी भी छीन जाती थी, रही थी वहां से, और पर्यावरण का नुकसान हो रहा था। तो सरकार का नजरिया क्या था कि बांधों को बनाना क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है, इसलिए आप लोग को हटना पड़ेगा। और गुजरात और पड़ोसी राज्यों की बिजली उत्पादन क्षमता, पीने के पानी की गुणवत्ता और सिंचाई की सुविधा का विकास होगा इससे। उसके बाद कृषि की उपज बढ़ेगी, बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं पर रोक लगेगी। यही से सारी समस्या की शुरुआत हुई, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी जगह सही थे। सरकार भी सही लग रहे थे और आंदोलन जनता भी सही लग रहा था, और किसी एक पक्ष को पूरी तरह सही ठहराना संभव ही नहीं हो रहा था। देश में विकास के तरीके पर सवाल उठे कि विकास आखिर कैसे किया जाए। सरकार भी यहां सही नजर आ रही है और नर्मदा बचाओ में जनता भी सही नजर आ रही है। बाद में जो है परिणाम ये हुआ कि न्यायपालिका ने सरकार को बांध का काम आगे बढ़ाने और विस्थापन लोगों को पुनर्वास की सुविधा देने को कहा कि चलिए बांध तो बनाइए, ठीक है, लेकिन आप जो यहां का लोग, जो गांव उजड़ा है, सबको घर भी दीजिए आप। उसके बाद सूचना का अधिकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूचना का अधिकार जो आप लोग जानते ही हैं, 1990 में जो है राजस्थान के भीम तहसील से उठा यह मुद्दा, और जाके धीरे 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 क्या हुआ, जून 2005 में से राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिल गई, और 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार लागू हो गया। विस्तार से मैं पहले ही बता चुका हूं, ये शॉर्ट क्लास है और आपको एक घंटे के क्लास में लगभग 5 चैप्टर बताया जा रहा है, और सूचना का अधिकार लागू पूरे देश में हो गया है। जन आंदोलन का सबक क्या सब मिला, अब चलते हैं इसका सबक। दलगत राजनीति की कमियों को दूर किया गया, ऐसी समस्याओं को सामने लाए जिन पर सरकार की नजरें नहीं जाती थी, सभी लोगों को अपनी बातें कहने का मौका मिला। लोकतंत्र और मजबूत हो गया। जन आंदोलन लोकतंत्र में समस्या नहीं बल्कि सहायक हो गया, उससे लोगों में जागरूकता बढ़ी है। तो ये हो गया 4 चैप्टर। अब चलते हैं लास्ट चैप्टर पे, भारतीय राजनीति नए बदलाव। 4 चैप्टर समाप्त हो चुका है, अब 5वां चैप्टर है भारतीय राजनीति में नए नए क्या बदलाव आए। तो आप लोग देखिए 1990 दशक में जो है ना, 1990 के दशक में 5 प्रमुख घटनाएं हुई थी। कांग्रेस प्रणाली खत्म हो गई, गठबंधन के युग की शुरुआत हो गई। इससे पहले कोई गठबंधन नहीं, कांग्रेस बहुमत से जीतता था, बहुमत भारी बहुमत, मतलब 2/3 बहुमत वाला। अब उसका परिभाषा ही बदल गया है कि सरकार वो बनेगा जो 50% प्लस 1 वोट लाए। लीजिए, मतलब बहुमत 2/3 वाला बहुमत ही चला गया, लेकिन पहले 2/3 बहुमत से जीतती थी सरकार। और फिर 21 साल के बाद जो है, यहां पे 20 साल के बाद नरेंद्र मोदी ने वैसा ही एक बार कर दिया फिर से कि 2/3 स्पष्ट बहुमत मिला था बीजेपी को। तो यहां चलते हैं, मंडल मुद्दा उठा था। मंडल मुद्दा क्या लाया था आपको पता है? मंडल मुद्दा ही 1990-91 में लाया था। ओबीसी को आरक्षण देने के लिए पूरे देश में बहस हुआ, और ओबीसी को 27% आरक्षण दिलवाया मंडल मुद्दा। नई आर्थिक नीति अपनाई 1991 में आया था नई आर्थिक। बाबरी मस्जिद कांड हुआ था, राजीव गांधी की हत्या हो गई थी 1991 में। कभी जानते हैं, कभी लेता है ये सब करे पड़ता है। गठबंधन सरकार 1989 से 98, 9वीं लोकसभा चुनाव परिणाम हुआ। कांग्रेस 197 हुआ, जनता दल 143, भाजपा 85, सीपीआई मार्क्सवादी 33, सीपीआई 12। तो इस तरह से गठबंधन सरकार जो है आया। समर्थन जो इसका मिला लेफ्ट फ्रंट और भारतीय जनता पार्टी का, और बीपी सिंह कांग्रेसी नेता हुए, लेकिन इन्होंने बोफोर्स घोटाले को उजागर किया था। मतलब कि अब देखिए लास्ट चैप्टर जो भारतीय राजनीति में नया नया बदलाव क्या हुआ, इस पर नजर डाल रहा है कि क्या बदलाव हुआ है। मतलब शासन करते जाइए और उसके बाद नया नया अब क्या क्या दुनिया देखिए, और नया नया जो विकास हुआ है उसके अनुसार क्या क्या बदलाव किया गया। जैसे कि अभी देखिए आयुष्मान भारत योजना हुआ है,
कि 5 लाख लोगों को दिया जा रहा है, आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, उज्ज्वला योजना, गैस दिया जा रहा है सबको। ये सब भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि नया नया बदलाव क्या हो रहा है। फिर कांग्रेस का विरोध हुआ। राजीव गांधी की सरकार में कौन थे? रक्षा मंत्री वीपी सिंह थे। उसके बाद में राजीव गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला गया। उसके बाद मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया गया वीपी सिंह के कार्यकाल में। 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया। इसका देशव्यापी विरोध हुआ था। और फिर रामरथ यात्रा, ये अयोध्या वाला बताए कि बाबरी मस्जिद कांड हुआ था जो। इस तरह से हर यहां पे मैं दिखाया हूं कि इस क्लास को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मैंने दिखाया है कि हर 5 साल में कैसे कौन कौन सरकार जीत रही है, कैसे कभी गठबंधन बन रहा है, कभी बहुमत मिल रहा है, कभी कांग्रेस जीत रहा है, कभी बीजेपी जीत रहा है। और शुरू में तो लगातार कांग्रेस बना, उसके बाद फिर जनता पार्टी आया, फिर उसके बाद फिर कांग्रेस आया, फिर बीजेपी कैसे आया। तो ये नया बदलाव आप लोग को दिखाया गया है इसके माध्यम से। फिर देखिए 2004 में 14वीं लोकसभा का परिणाम में देखिए कांग्रेस 145, बीजेपी 138। यहां पे देखिए कि दोनों लगभग बराबर होने लगे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको पता है कि उस समय में 1999 से 2004 के बीच में जो 1998 से वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, शुरू में 13 दिन का सरकार बना था, उसके बाद 13 महीने का सरकार बना था, उसके बाद फिर 5 साल का। उसके बाद 2004 के चुनाव के बाद ही यूपीए का जन्म हुआ। और यूपीए क्या था? कांग्रेस का एक गठबंधन था, उसमें कई पार्टियां शामिल थी यूपीए। और उसके बाद फिर सोनिया गांधी के लिए भी सब लोग सोचे थे, और सोनिया गांधी ने मनमोहन सरकार बना दिया था, मनमोहन सिंह को। और मनमोहन सिंह के बारे में आप लोग जानते हैं कि मनमोहन सिंह कौन थे, और शास्त्री थे, 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने, आरबीआई के गवर्नर थे। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, 2004 से जो 9 का शासनकाल था, उसी में सबसे पहले आधार कार्ड आया था। 2004 के बाद जो आधार कार्ड जो अभी पूरे भारत के सभी लोगों के पास है, ये आधार कार्ड आया। यही तो है भारतीय राजनीति में नए बदलाव। देखिए अब हर आदमी का जो पहचान है वो विदेशी मॉडल से प्राप्त किया गया। वेस्टर्न अमेरिका में सब आदमी का एक पहचान होता है, कोई भी आदमी को आप बिना पहचान का नहीं होता है, तुरंत उसको पकड़ सकते हैं। यही भारत भी सोचा कि क्यों नहीं अमेरिका के तर्ज पे हम लोग भी अपने देश को मॉडर्न बनाए, और इसीलिए आधार कार्ड का शुरुआत किया गया। हर आदमी का एक पहचान है, आधार कार्ड। उसके बाद मनरेगा परियोजना आया, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार 21A में डाला गया। आर्टिकल 86वां संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, और 1 अप्रैल 2010 से सब जगह लागू कर दिया गया शिक्षा के अधिकार को। अमेरिका से संबंध में सुधार हो गया, कई घोटाले भी सामने आए। उसके बाद जस्ट अन्ना हजारे आंदोलन आप लोग जानते होंगे, फिर से गांधी टोपी चलने लगा था, और उसी के नेता थे, उन्हीं का जो शिष्य थे एक अन्ना हजारे में, अन्ना जी के अरविंद केजरीवाल, जो कि वही उसी लोकप्रियता को हासिल करते हुए अभी तक दिल्ली में लगातार कितना बार, 2-3 बार अभी मुख्यमंत्री बन चुके हैं वो। उसके बाद जो है 2014 के जो चुनाव परिणाम थे वो ऐतिहासिक हो गया था। क्यों? 30 साल के बाद किसी पार्टी को फिर से पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, 2/3 वाला। और ये परिभाषा को फिर से चेंज कर दिया, 50% प्लस 1 का परिभाषा को फिर से 2/3 यानी कि 66% में बदल दिया था मोदी जी ने। 30 साल के बाद फिर से चुनाव परिणाम वैसा ही हो गया जैसा इंदिरा गांधी कभी जीतती थी, और 282 सीट मिला था कहा जाता है। और 282 और अपना मिलके उसको 336 हो गया था। एनडीए होता है बीजेपी और कुछ अपना दल सब मिलके, और यूपीए होता है कांग्रेस और अपना कुछ पार्टी मिलके। और देखिए कांग्रेस कहां चला गया, कांग्रेस को सिर्फ 44 वोट मिला था। फिर 2019 में 17वां लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, बीजेपी 303, एनडीए 353। और ये 353 आपको याद होगा, इंदिरा गांधी की सरकार जो है 1980 में फिर से जीती थी तो 353 वोट लाई थी। फिर से मतलब बाजी पलट गया पूरा का पूरा। यही है, नए बदलाव देखा जा रहा है हम। और सबका जो एनडीए जो सरकार आई फिर से, उज्ज्वला योजना लाया, गैस, हर घर में गैस, हर घर में सबका जो है गरीब किसान सबका एक ये होगा, बैंक में उसका सबका पैसा होगा। मेक इन इंडिया बनाया गया, आयुष्मान योजना, सबको फ्री में इलाज किया जाएगा, 5 लाख रुपए तक का इलाज किया जाएगा एक आदमी पर फ्री में। मुद्रा योजना आयोग समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया, 2015 ईस्वी में आया। अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया गया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, किसान फसल बीमा लाया गया, स्वच्छ भारत मिशन लाया गया। उसके बाद बहुत बड़ा परिवर्तन
लाया, सबका साथ सबका विकास होने लगा। जनधन योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना, ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल, बेटी पढ़ाओ विदेश बढ़ाओ, फिर आयुष्मान भारत योजना आदि लाया गया। और इन सभी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण परिवार, विशेषकर महिलाओं को केंद्र सरकार की योजना का वास्तविक लाभार्थी बनाकर समान जन के द्वारा प्रशासन तक पहुंचाना रहा है। विभिन्न राज्यों के मतदाता जाति, वर्ग, समुदाय, लिंग तथा क्षेत्रों से ऊपर उठकर विकास और सुशासन के विषय को केंद्रीय मंच पर लाने का बहुत ही कारगर सफल प्रयास हुआ ये। और इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि भारतीय राजनीति में नया बदलाव क्या था, कि कैसे कैसे कौन पार्टी को कितना उत्थान पतन, फिर से नया नया पार्टी का बनना, और कौन कौन सा योजना आया। और इस तरह से भारत भी जो है इन सब योजनाओं से प्रगति के मार्ग पे अग्रसर हो रहा है। और अगर इसको बहुत ही अच्छे ढंग से कारगर लागू कर दिया जाए तो फिर हमारा देश भी अमेरिका जैसा देश बन सकता है। तो बस उस पिछड़ेपन को, गरीबी को दूर करना है शिक्षा देकर, और सबके रूट में तो शिक्षा है, आप जानते हैं। तो इस तरह से आपके सामने बहुत ही कम समय में, लगभग 1 घंटे के समय में 5 चैप्टर का निचोड़ आपको दिया गया, जिससे कि आपको सब्जेक्टिव भी मिल सकता है इसका आंसर, और बहुत सारी ऑब्जेक्टिव भी इसमें आपको मदद मिलेगा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का भी। तो इस तरह से बच्चों फिर अगले क्लास में और भी 5 चैप्टर का लाया जाएगा। तो ठीक है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, क्योंकि अब एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, 1 फरवरी से एग्जाम है। तो इसलिए अगर जल्दी आपको रिवीजन करना है तो ऐसा वीडियो देखिए, 1 घंटा में 5 चैप्टर देख लीजिए। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा। ओके, थैंक यू।